इस वीडियो में हम लोग क्लासिक साइंस का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पृथक्करण यानी अलग अलग करना। जैसे चावल से कंकड़ अलग करते हैं, चुन चुन के करते हैं ना, तो आगे समझ में पृथक्करण यानी जो हमको नहीं चाहिए उसको अलग करेंगे विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनिए। इसमें 4 ऑप्शन रहेगा और जो सही रहेगा उसमें टिक मारना रहेगा। तो क है, वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो जो पदार्थ है ना, पानी या कोई और तरल पदार्थ किसको बोलते हैं, ठीक है ना, तरल पदार्थ बोलते हैं द्रव को और गैस को, समझे। तो बोला जरा, वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें घुलनशील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घुलनशील। ख है, पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया कहलाती है। तो ये पदार्थों को अलग करते हैं वाष्पीकरण के द्वारा भी, चुनना के द्वारा भी, छानना के द्वारा भी, ठीक है। तो तीनों हो जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। जैसे वाष्पीकरण देखिए, वाष्पीकरण है ना, जैसे समुद्र का जल रहता है ना, तो पास के गड्ढों में रखा जाता है और जब सूरज का प्रकाश पहुंचता है ना, तो ये क्या होता है, पानी तो वाष्प में बदल जाता है, बदल गया वाष्प में, और क्या बचता है? नमक बच जाता है। तो वाष्पीकरण भी हो गया। और चुनना जैसे कि पता है कि दाल में खराब जो दाल रहता है या कंकड़ रहता है उसको चुनते हैं, चावल में कंकड़ को चुनते हैं, है ना। और छानना, जैसे चाय पीते हैं तो चाय पत्ती को छानते हैं, ठीक है। तो आगे समझ में, तो पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया क्या? तीनों है, वाष्पीकरण, चुनना और छानना, तीनों। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ग देखिए, जल में अघुलनशील यानी जो नहीं घुलता है, जैसे जल में बालू नहीं घुलता है। जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? कहलाती है थिराना, कहलाती है थिराना, समझे। और बर्तन का पेंदा मत आता ना समझ में, बर्तन का जो निचला भाग है ना उसको पेंदा या पेंदी बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या है? घ में, थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? निथारना कहलाती है, निथारना। जैसे देखिए आपको बताते हैं थिराना और निथारना क्या होता है। एक पात्र ले लिए, ठीक है, इसमें मान लेते हैं पानी है, तो पानी में मान लेते हैं बालू घुला हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं बालू घुला हुआ है। तो इसको थोड़े समय के लिए ना छोड़ देते हैं, ठीक है ना, स्थिर छोड़ देते हैं। तो बालू क्या होता है? पेंदी पर जमा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं थिराना, ठीक है। अभी जो बताएं उसको बोलते हैं थिराना। और थिरा दिए, अब कोई और पात्र लेंगे, ठीक है, दूसरा बर्तन, खाली बर्तन, और इसको क्या करेंगे, इसको टेढ़ा करके ना, इसमें बालू और क्या है, पानी है, बालू नीचे है पेंदी पे जमा, उसको फिर क्या करते हैं, टेढ़ा करके पानी इसमें ला देते हैं, ठीक है, और बालू अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? निथारना कहते हैं, ठीक है। तो ये क्रिया हो गया क्या? निथारना। और ये क्रिया हो गया क्या? थिराना, समझ गए। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? निथारना कहलाती है, ठीक है। अंग है, देखते हैं अंग में क्या लिखा हुआ। जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी? तो कौन सी विधि बेहतर होगी? तो वो हो जाएगा क्या? चुनना। अब आगे देखिए, 2 रिक्त स्थानों को भरें, खाली स्थानें भरना है। क है, गेहूं के दानों को भूसियों से अलग करने की विधि डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ओसाना कहलाती है, ठीक है, ओसाना। उसमें क्या होता है, सूप में लेते हैं गेहूं का दाना और भूसी, और हवा बहता है ना, या फिर पंखा चला देते हैं तो ऊपर से गिराते हैं ना, तो भूसी दूर गिरता है, और लेकिन गेहूं का दाना भारी होता है तो नज़दीक गिरता है, ठीक है। इस प्रकार से गेहूं के दानों को भूसियों से अलग कर देते हैं। तो वो विधि क्या कहलाती है? ओसाना कहलाती है। ख है, समुद्र के जल से नमक डैश विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये समुद्र वाला भी बताए थे आपको, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। ग है, चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की क्रिया डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? छानना, ठीक है। चाय बन जाता है तो चाय पत्ती है, तो चाय पत्ती थोड़ी पीते हैं या खाते हैं, उसको छान देते हैं, तो छानना। ये देखिए काफ़ी आसान आसान दिया हुआ है। घ देखिए, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधों में पाए जाने वाली दवाइयों को डैश करने में किया जाता है। तो क्या करने में किया जाता है? अलग करने में किया जाता है। तो यहाँ पर भरेंगे क्या? अलग भरेंगे, अलग, ठीक है।
तो चलिए इसका आंसर आपको बताते हैं। तो देखिए ये टाइप कर दिए आपके लिए, ठीक है ना, ताकि स्पेलिंग पता चले, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर बोल देते हैं वाष्पीकरण तो बहुत सारे बच्चे नहीं ना लिख पाते हैं, स्पेलिंग गलती हो जाता है। तो स्पेलिंग देख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 है मिश्रण से अवयवों को अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे चावल है ना, चावल है ढेर सारा, उसमें क्या, उसमें मान लेते हैं कि क्या कंकर है, ठीक है, उसमें मान लेते हैं कि कुछ कंकर है। तो ये जो कंकर है ना वो हमारे लिए क्या अनुपयोगी है, यानी उपयोगी नहीं है और हानिकारक है। कंकर थोड़ी खाएंगे, कंकर खा लेंगे तो फिर हमारे लिए क्या है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है ना, ठीक है। वही बात है, पचता नहीं ना है, ऊर्जा नहीं ना देता है। तो वही बोला जा रहा है, मिश्रण से अवयवों को अलग करने की जरूरत क्यों होती है। तो मिश्रण मान लिए कि चावल और कंकर का मिश्रण है, तो कंकर अनुपयोगी है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है और हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। तो वही है, तो वही क्या हुआ है ना, वैसे पदार्थ जो कम मात्रा में मिला हुआ है और उपयोगी नहीं है और हानिकारक है तो उसको हटाना पड़ेगा ना। तो यही आंसर हो गया, इसलिए मिश्रण के अवयवों को अलग करने की जरूरत होती है। तो उत्तर कैसे लिखेंगे, किसी उपयोगी वस्तुओं में, जैसे यहाँ पर उपयोगी वस्तु का एग्जाम्पल क्या लिए थे, चावल, किसी उपयोगी वस्तुओं में अनुपयोगी तथा हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं, ठीक है, यानी सही नहीं होते हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसलिए मिश्रण से अवयवों को अलग करने की जरूरत होती है। बालू और चीनी के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है, लिखिए, ठीक है। यानी ये बोला जा रहा है ना कि इसमें क्या, इसमें बालू है, ठीक है, और चीनी है, दोनों मिला हुआ, बालू और चीनी। तो कैसे अलग करेंगे बालू और चीनी दोनों को अलग अलग। तो देखिए क्या करेंगे, एक पात्र में सबसे पहले क्या करते हैं, बालू और चीनी ले लेते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं, जल, ठीक है, जल मिलाएंगे। जल मिलाने से क्या होता है ना, चीनी तो घुल जाता है लेकिन बालू नहीं घुलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद अलग अलग कर लेंगे, छान लेंगे, तो बालू क्या हो जाए, बालू छना जाएगा और जो पानी में जो चीनी घुला हुआ है वो नहीं छनाएगा। अब दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इसमें क्या हो गया, पानी हो गया यानी जल हो गया और चीनी हो गया, जल और चीनी, ठीक है। और क्या, और बालू तो क्या किए हैं, बालू है ना छान लिए हैं, तो बालू तो अलग हो गया। अब देखिए अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, पानी और जो चीनी मिला हुआ है ना, इसमें से हमको पानी अलग करना पड़ेगा। तो पानी को गर्म करते हैं ना तो वाष्प में बदल जाता है और चीनी क्या होता है, बच जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो उत्तर लिखेंगे बालू अघुलनशील है यानी नहीं घुलता है, जबकि चीनी घुलनशील होते हैं यानी घुल जाते हैं। अतः इसके मिश्रण को पानी में घुला देते हैं, ठीक है, कुछ देर तक उसे मिलाते रहते हैं या हिलाते रहते हैं ताकि चीनी है ना पूर्णतः यानी पूरी तरह से घुल जाए, ठीक है। पानी में तो चीनी घुल जाएगा। अब छन्ना पत्र से, यानी जो जैसे चाय छन्नी होता है ना उसी तरह, ठीक है, छन्ना पत्र से बालू को छान लेते हैं। तो बालू तो मिल गया लेकिन पानी में चीनी जो घुला हुआ है ना, ठीक है, तो उसको अब हमको प्राप्त करना है। तो पानी और चीनी के मिश्रण को वाष्पन विधि से अलग कर लेते हैं। पानी और चीनी का मिश्रण है ना, उसको गर्म करेंगे ना तो पानी तो वाष्प में बदल गया लेकिन चीनी क्या हो गया, ठोस रूप में हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार बालू एवं चीनी के मिश्रण को अलग करते हैं। अब बढ़ते हैं 5 सवाल की ओर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 है पृथक्करण की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन करें। देखिए पृथक्करण यानी क्या, जो उपयोगी पदार्थ है अगर उसमें अनुपयोगी पदार्थ और हानिकारक पदार्थ मिला हुआ है तो उसको अलग करना है, तो पृथक्करण हो गया। तो देखिए 3 पूछ रहे हैं ना, 3, तो पृथक्करण की 3 विधियां निम्नांकित है। 3 है तो छोटा छोटा वर्णन कर देंगे तीनों का। तो देखिए पहला ओसाई, तो ओसाई कब इस्तेमाल किया जाता है, ओसाई भारी पदार्थ के साथ मिले हल्के पदार्थ को हवा की सहायता से यानी बहती हवा की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया है। जैसे मान लेते हैं कि गेहूं में ना भूसा मिला हुआ है, तो ना भूसी मिला हुआ है, कुछ पत्ता मिला हुआ है, तो क्या करते हैं, जैसे इस तस्वीर में देख सकते हैं ये व्यक्ति क्या कर रहा है, जैसे हवा इस दिशा में बह रहा है, ठीक है, तो क्या, तो सूप में ले लिया गेहूं का दाना, भूसी, कुछ पत्ता मिला हुआ, तो उसको ऊपर से गिराता है ना, तो भूसी तो हल्का होता है तो दूर जाके गिरता है, लेकिन गेहूं का दाना भारी होता है तो नज़दीक गिरता है, ठीक है। तो इस प्रकार से गेहूं के दाने से भूसी और कुछ पत्ता उत्ता मिला हुआ है तो उसको अलग करते हैं। तो ओसाई क्या है, ओसाई भारी पदार्थ, यहाँ पर गेहूं का दाना भारी पदार्थ हो गया,
हल्का पदार्थ क्या भूसी हो गया, कुछ पत्ता जो मिला हुआ वो हो गया। तो बहती हवा की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया है। उसके बाद देखिए दूसरा चालना। गेहूं अथवा धान की दौनी एवं ओसाई के बाद भी यदि उसमें मिट्टी, कंकड़, डंडी, भूसी आदि रह जाए तो इसे चालन की विधि से अलग कर लेते हैं। चालन यानी चालना। जैसे चाय में चायपत्ती है ना, तो उसको क्या चालना विधि द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं, चालते हैं ना, ठीक है, तब ना छोटा छोटा छिद्र होता है तो पानी यानी चाय तो चला जाता है, लेकिन चायपत्ती क्या होता है, बच जाता है। तो वो क्या चालना है, ठीक है। तो दो का वर्णन कर दिए। तीसरा देखिए, तीसरा है वाष्पीकरण। तो देखिए समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों में भरकर छोड़ देते हैं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पित हो जाता है और ठोस लवण यानी नमक नीचे बच जाता है। फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है ना, उसमें जो हानिकारक पदार्थ होता है ना, कुछ कुछ मिला हुआ, उसको फिर अलग किया जाता है, ठीक है। फिर उसमें आयोडीन मिलाया जाता है, तब नमक पैक किया जाता है और हमारे घरों में आता है। इसके बाद लवणों का शोधन करके, यानी जो प्राप्त हुआ है ना समुद्र के जल से ठोस लवण, उसमें सब लवण है ना जो मिक्स रहता है ना, उसमें बहुत सारा अनुपयोगी रहता है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक रहता है, तो उसको हटा दिया जाता है और फिर उससे उसमें आयोडीन मिला करके नमक बना दिया जाता है। तो इसके बाद लवणों का शोधन करके नमक प्राप्त किया जाता है। तो ये आपको कई बार बता चुके, एक ही चीज़ है ना, बोले नहीं थे कि अलग अलग तरीके से पूछेगा, टिक द करेक्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, और क्वेश्चन आंसर में पूछेगा। तो समुद्र के जल को क्या करते हैं, आसपास गड्ढा बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा गड्ढा नहीं, कम गहराई का गड्ढा, जिसको छिछला गड्ढा बोलते हैं, तो उसमें रख दिए। और जब है ना, जब सूरज का प्रकाश है ना इस पे पड़ता है ना, ठीक है, तो पानी तो वाष्प में बदल जाता है और ठोस रूप में जो बचा ना वो क्या हो गया, लवण प्राप्त हो गया। और ये शुद्ध तो होगा नहीं, इसमें कुछ कुछ कंकड़, कुछ कुछ और रसायन मिले हुए रहेंगे, लवण, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। तो इसको फिर फैक्ट्री में ले जाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे, शोधन करेंगे, साफ सुथरा करेंगे, जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी और हानिकारक है उसको अलग कर देंगे, तो नमक बन जाएगा, ठीक है। फिर हमारे शरीर के लिए जो उपयोगी है आयोडीन, तो इसलिए उसमें मिला देते हैं। तो इसलिए नमक के कवर पे लिखा हुआ रहता है, टाटा नमक के कवर पे आयोडीन युक्त नमक। 6 है जल में मिले अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे, ठीक है। जल में जो कुछ भी अशुद्धि मिला हुआ है तो उसको कैसे दूर करेंगे। जैसे देखिए डॉक्टर सलाह देते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है ना, तो सलाह देते हैं कि जो ठंडा जल है ना उसमें बैक्टीरिया ये सब रहता है ना, तो आपका शरीर कमज़ोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो पानी को एकदम गर्म कीजिए, ठीक है। तो गर्म पानी पीना नहीं है, गर्म करने से क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं, ठीक है। और फिर इसको ठंडा करके पीजिए, ठीक है। तो गर्म पानी नहीं, ठंडा करके पीजिए या फिर हल्का गर्म पीजिए। तो क्या, तो जल में मिले अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम इसे गर्म करके ठंडा करते हैं या पतले कपड़े से छानते हैं। आप देखे होंगे कि जो चापाकल से ना गंदा पानी निकलता था ना पहले, तो अभी भी देखते होंगे, तो उस पर क्या होता है, उस पर कपड़ा लगा देते हैं, कपड़ा बांध देते हैं, ठीक है। तो पानी पानी कपड़ा है ना, पानी है ना कपड़ा को पार कर जाता है, लेकिन बाकी जो उसमें कुछ कुछ गंदे पदार्थ है वो बच जाते हैं, कपड़े को पार नहीं कर पाते हैं। ये कब होता है, जब चापाकल से गंदा पानी निकलते रहता है ना, तो ऐसा करते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे। उसके बाद देखिए और कहाँ देखे होंगे, और देखे होंगे जैसे कपड़ा है ना, सूती कपड़ा, तो उसमें नहीं होता ताड़ी उड़ी, तो उसमें देखते हैं कि कुछ और भी रहता है, तो उससे छान लेते हैं, हड्डा गिरा हुआ रहता है और कुछ पत्ता गिरा हुआ रहता है, तो सूती कपड़ा से छान लेते हैं, ठीक है। तो ताड़ी में भी आप देखे होंगे, ठीक है, अगर आप गाँव में रहते हैं तो, या फिर गाँव गए होंगे तो जल में मिले अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करते हैं, पतले कपड़े से छानते हैं, ठीक है, पतले सूती कपड़े से छानते हैं। और दूसरा प्रोसेस क्या है, हम इसे गर्म करके ठंडा करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मान लेते हैं कि पानी में ना, पानी में चीनी मिला हुआ है या नमक मिला हुआ है, तो पानी को अलग करने के लिए क्या करते हैं ना, गर्म करते हैं तो वाष्प में बदल जाता है, और यहाँ से ना, यहाँ से फिर दूसरे पात्र में ले लेते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, इस पानी को ठंडा करते हैं तो पानी मिल जाता है, समझे ना। यहाँ से पूरा जुड़ा हुआ रहेगा, ढक्कन रहेगा और इससे जुड़ा हुआ रहेगा, समझे। जैसे कोई पात्र है, ठीक है, अब इसमें पानी और बालू मिला हुआ, बालू तो छान लेंगे, पानी और नमक मिला हुआ, ठीक है, पानी या चीनी मिला हुआ, तो पानी को अलग करना है, ठीक है। तो और पानी बर्बाद नहीं करना है, तो ढक्कन रहता है, फिर यहाँ छेद रहेगा, फिर यहाँ से परखनली रहेगा, एक और पात्र रहेगा, ठीक है, इसमें और इसमें हो गया, और इसमें क्या परखनली रहेगा और ये बर्फ़ रहेगा।
पानी को गर्म करते हैं तो पानी तो वाष्प में बदल जाएगा और इधर चला जाएगा, ठीक है। और इसमें जब पानी आता है ना जलवाष्प, तो ये बर्फ़ है ना, तो बर्फ़ से क्या है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर क्या होता है, पानी बन जाता है। तो वही बोला जा रहा है, ये भी हो गया प्रोसेस। तो हम इसे गर्म करके ठंडा करते हैं, है ना, जल में मिले अशुद्धियों को दूर करने के लिए, या पतले कपड़े से छानते हैं। आई होप आप इस चैप्टर को समझ रहे होंगे। 7 है, दूध किन किन पदार्थों का मिश्रण है। तो दूध किन किन पदार्थों का मिश्रण है, मक्खन एवं जल का मिश्रण है, ठीक है, मक्खन एवं जल। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।